हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस लॉकडाउन के बीच हमने आपकी पढ़ाई को जारी रखते हुए लॉकडाउन स्पेशल सीरीज़ शुरू किया है और आज इस सीरीज़ का हमारा चौथा दिन है। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सीरीज़ को। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियोज़ को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक, तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। कल के हमने क्लास में पढ़ा था विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स फार्मूला देखा था, जिसमें हमने पहला न्यूमेरिकल देखा था जो हमारा था 300 केल्विन को हमने सेल्सियस स्केल में यानी सेल्सियस में परिवर्तित किया था। उसके बाद हमने आपको होमवर्क दिया था कि 573 केल्विन को सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए, ठीक। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि हमारा 300 जो केल्विन था उसे हमने सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करने के लिए 300 माइनस 273 कर दिया था, यानी कि जो केल्विन में दिया था उसमें से हमने 273 केल्विन, जो क्या होता है 273 केल्विन स्केल का सबसे छोटा वैल्यू होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, ठीक है। तो इसी तरह कल की ही तरह हमारा 573 केल्विन है, ठीक है ना। तो 573 केल्विन से हमें सेल्सियस में जाना है, तो 573 माइनस 273 केल्विन कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस तथा 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है, ठीक है। अब मान लीजिए सेम क्वेश्चन जो हमारा है 573 केल्विन को सेल्सियस में परिवर्तित करें। इस क्वेश्चन में हमें सेल्सियस दिया गया है और जो केल्विन है वह नहीं दिया गया है। मान लीजिए हमारा क्या है x है, ठीक है। तो हमें x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपल है। यहाँ पर हमारा 273 जो प्लस में है माइनस में है सॉरी, तो इसे हम क्या करेंगे बराबर के उस साइड भेजकर प्लस कर देंगे, यानी कि हम प्लस 273 कर देंगे तो क्या हमारा केल्विन का मान निकल जाएगा। और दूसरे भाषा में समझे तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, ठीक है ना। अगर 1 डिग्री सेल्सियस का मान निकालना होता है क्या करेंगे 273 में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा 0 में 1 जोड़ेंगे तब ना 1 आ रहा है जी, ठीक। अगर 2 का निकालना है तो 273 में 2 जोड़ देंगे, 3 का निकालना है तो 273 में 3 जोड़ देंगे, ठीक। तो इसी प्रकार अब हमारा जब 25 डिग्री सेल्सियस का निकालना है तो क्या करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस को जब हमें केल्विन में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे 273 केल्विन हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर, इसमें 25 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो हमारा केल्विन में आ जाएगा। तो कितना का जोड़ेंगे तो 298 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी का 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है। तो इसमें भी हम सिर्फ क्या करेंगे 273 डिग्री प्लस 373 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 646 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि लोहे के एक टुकड़े का आयतन 0.45 मीटर क्यूब है। कितना है जी 0.45 मीटर क्यूब है तथा उसका द्रव्यमान 3510 kg है। तो लोहे का घनत्व क्या होगा। तो हमने कल पढ़ा था घनत्व का फार्मूला द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मास हमारा दिया हुआ है कितना, यानी कि द्रव्यमान कितना दिया है 3510 kg, ठीक। और हमारा जो आयतन है वह 0.45 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमें इस क्वेश्चन को यानी कि इस बट्टे को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। और हमारा जो द्रव्यमान है केजी में दिया है जो इसका एसआई मात्रक है, और आयतन है वह मीटर क्यूब में दिया है जो आयतन का एसआई मात्रक है। अगर हमें किसी और मात्रक में दिया होता तो हम उसे ट्रांसफ़र करके एसआई मात्रक में बनाते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले इस दशमलव को हम कटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो जाएगा, ठीक। अब हम 45 हो गया बट्टे में, ऊपर 35 1000 हो गया, ठीक है। तो हम भाग देंगे, मान लीजिए हम 5 से भाग देते हैं तो 9 पचे 45 हो जाएगा और 5 से 7 पचे 35 हो जाएगा। फिर यहाँ हमको 10 में देना है तो इसके लिए हमें 1 जीरो रखना होगा क्योंकि हम एक अंक बढ़ रहे हैं, ठीक। तो फिर 5 से 5 दूनी 10 और डबल जीरो है तो डबल जीरो, ठीक। अब हम 9 से 70 में भाग देंगे तो 9 सत्ते 63, बचा कितना 7, ठीक है ना। तो 9 अट्ठे 72 और डबल जीरो है तो डबल जीरो, ठीक। यानी हमारा क्या आया 7800 और हमारा द्रव्यमान किस चीज़ में था, केजी में था और आयतन हमारा मीटर क्यूब में था। इस प्रकार इसका मात्रा क्या होगा घनत्व का, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम इसे चाहें 7800 केजी पर मीटर क्यूब, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7.8 गुना 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। क्यों, मतलब इसे हम क्या कर रहे हैं 7800 को 1000 से भाग दे रहे हैं और जो 1000 है उसको साइड में क्रॉस में लिख दिए, ठीक है ना। इसलिए 1000 से भाग देने का मतलब 3 जीरो होता है ना, तो 3 जीरो के पहले दशमलव बढ़ जाएगा, तो दशमलव के बाद जीरो नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम 7.8 लिख देंगे गुना 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फुट को मीटर में बदलना है। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1 इंच बराबर कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक। और एक बात हमें याद रखना होगा कि जो 1 फुट है 1 फुट के बराबर होता है हमारा कितना इंच 12 इंच, 1 फुट के बराबर 12 इंच होता है, ठीक। तो यानी कि हमें 1 फुट यानी कि 12 इंच का वैल्यू निकालना है। तो 12 इंच में हमको किस चीज़ में निकालना है, मीटर में निकालना है ना। हमको यहाँ पर दिया किस चीज़ में है, सेंटीमीटर में दिया। सबसे पहले सेंटीमीटर में ही निकाल लेते हैं। तो 12 गुना 2.54, ठीक है। 2.54 कर देंगे तो सेंटीमीटर में हमारा आ जाएगा 1 फुट का वैल्यू, चूँकि 1 फुट में 12 इंच होता है, ठीक। यहाँ 1 फुट बराबर 12 इंच, यानी कि 12 इंच बराबर 12 गुने 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 30.48 सेंटीमीटर, ठीक। यह तो हमारा सेंटीमीटर में आया। अब हमें मीटर में चाहिए, तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 मीटर होता है। तो इसको हम 100 से भाग दे देंगे तो यह हमारा मीटर में हो जाएगा, ठीक। जब 100 से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा 0.2 अंक और पहले आ जाएगा, यानी कि 0.3048 हो जाएगा, यही ना होगा जी 0.3048 मीटर, जो हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कहते हैं। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करें। अब कह रहा है कि एक वर्ष में जो प्रकाश तय करती है उस दूरी को हम क्या करना है किलोमीटर में व्यक्त करना है। आगे दिया हुआ है कि प्रकाश एक वर्ष में लगभग 2.998 गुना 10 के पावर 8 मीटर दूरी तय करता है, ठीक। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन गलत दे दिया है थोड़ा सा। प्रकाश एक वर्ष में नहीं, प्रकाश 1 सेकेंड में, ठीक है, गलती से टाइप हो गया है। प्रकाश 1 सेकेंड में 2.998 गुना 10 के पावर 8 मीटर दूरी तय करता है 1 सेकेंड में, ठीक है ना। तो देखिए जब हम पता है कि प्रकाश 1 सेकेंड में 2.998 गुना 10 के पावर 8 मीटर दूरी को तय करता है, और हम एक वर्ष में देखें कितना सेकेंड होता है, एक वर्ष में देखें एक ईयर में देखें
तो एक ईयर में सबसे पहले 365.25 दिन होता है। अब आप लोग तो सुने होंगे कि 365 दिन होता है, हम 0.25 क्यों लिख रहे हैं? तो देखिए, हर 4 साल के बाद आपने एक देखा होगा कि हर फरवरी महीना 29 दिन का होता है। ये एक दिन हर 4 साल के बाद रिपीट हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल जो वैल्यू होता है वह 365.25 होता है। अगर 25-25-25-25 यानी कि 4 बार जो 25-25 आ रहा है 0.25 तो मिलकर क्या बन जा रहा है? एक, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा हो जा रहा है। वहीं फरवरी में हमारा 29 फरवरी हो जाता है। ठीक, तो हमारा साल भर में पूरा यानी एक साल में कितना होता है? 365.25 दिन होता है। अब इसमें हम 24 से गुना कर देंगे तो ये हमारा घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक साल में इतना घंटा होता है। अगर इसमें हम 60 से गुना कर देंगे तो ये हमारा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा कि एक साल में इतना मिनट होता है। फिर इसमें अगर हम 60 से गुना कर देंगे तो यह हमारा सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा कि एक साल में इतना सेकेंड होता है। ठीक, अब एक साल में कितना सेकेंड होता है हमें पता चल गया, यानी कि 365.25 गुना 24 गुना 60 गुना 60 इतना सेकेंड होता है एक साल में, यानी कि एक वर्ष में, यानी कि एक ईयर में। ठीक, अब हमको ये भी पता है इस क्वेश्चन के हिसाब से कि 2.998 गुना 10⁸ मीटर प्रकाश जो है एक सेकंड में दूरी तय करता है। ठीक, तो हमें सेकंड में पता है कि एक साल में कितना सेकंड होता है। अगर इसमें हम 2.998 गुना यहाँ पर 2.998 गुना 10⁸ से गुना कर देते हैं तो हमारा एक प्रकाश वर्ष में तय की गई दूरी पता चल जाएगा, यानी कि पूरे एक साल में। ठीक, जो हमारा क्या होगा? मीटर पर सेकेंड में होगा। ठीक है ना? तो हम गुना करेंगे जब इसको, दूरी का यूनिट मीटर पर सेकेंड नहीं होता है, दूरी जो होगा हमारा मीटर में होगा। ठीक, अगर इसे हम गुना करते हैं तो क्या आएगा? 9 अगर आप इसको नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो पॉज करके यानी कि रोक करके नोट कर लेंगे। ठीक है, जब हम गुना करेंगे तो हमारा आएगा 9.46 गुना 10⁻15 यानी 10⁻15 मीटर। लेकिन कह रहा है कि हमको किलोमीटर में लाना है, तो किलोमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि हम 1000 से भाग दे देंगे। जब 1000 से भाग देंगे यानी कि 10⁻3 10⁻3 1000 होता है ना, तो क्या होगा? ये जब ऊपर जाएगा तो हमने पढ़ा था कि 1 जब 1000 होता है तो इसे क्या लिखते हैं? 10⁻³ लिख देते हैं। यहाँ पर गुने में 10⁻³ लिखेंगे, कब? 10⁻3 हटाकर। तो क्या होगा? 3 इसमें से घट जाएगा, तब हमारा हो जाएगा क्या? 9.46 गुना 10⁻, यानी 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो 1 किलोग्राम कहने का मतलब 1000 ग्राम हो गया जी, हो गया ना? तो 1 किलोग्राम बर्फ पिघलाने के लिए कितने जूल की आवश्यकता होगा? अब यहाँ पर कैलोरी तो पूछ नहीं रहा है, लेकिन नोट में दिया भी है कि 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, लगभग में 4.2 जूल होता है, जो हमने पहले पढ़ा भी था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 कैलोरी में चूंकि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है। ठीक ना? तो हमारा 1000 किलोग्राम अगर 1000 ग्राम अगर बर्फ को पिघलाना है तो कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी? 1000 गुना 80, क्योंकि 1 ग्राम में 80 कैलोरी हो रही है, तो 1000 ग्राम में क्या 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हमारा क्या आएगा? 80,000 कैलोरी ऊष्मा। कितना आएगा? 80,000 कैलोरी हमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए। लेकिन हमें पूछ रहा है जूल में, कैलोरी में पूछता तो हमारा यही आंसर हो जाता, लेकिन हमें पूछ रहा है कि जूल में क्या होगी। तो हमें पता है
कि 80,000 कैलोरी जो है इसे हमें जूल में कन्वर्ट करना है, तो हमें ये भी क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.18 जूल या 4.2 जूल लगभग में होता है। तो हम क्या करेंगे, इस कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम 4.186 जूल या 4.2 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या आएगा गुना करने के बाद लगभग 8 चौके 32 यानी कि 32-33 कुछ आएगा। ठीक है, तो इसको हम आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3.35 गुने 10 के पावर 5 जूल आएगा। ठीक, अब आपको यह डाटा देखकर थोड़ा घबराहट हो रही होगी, यह कैसे आ गया। ठीक, जब इसको आप गुना कीजिएगा, ठीक है, तो पूरा एक्चुअल में आएगा 335 गुना 10 के पावर 5 जो लिखे हैं ना, यानी कि 335 गुना ना होकर 335 और 5 ठो जीरो आएगा। ठीक, दशमलव नहीं होगा, 335 और 5 जीरो आएगा। ठीक है, सॉरी 3 जीरो आएगा। ठीक, 3 जीरो आएगा तो हम उससे 5 जीरो लिखने के लिए क्या करेंगे, 0.5 अंक पीछे लाना होगा। ठीक, तो इसलिए उसको 5 अंक पीछे लाकर 10 के पावर 5 लिख देते हैं। तो हमारा यह आंसर हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है गति यानी कि मोशन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि विराम क्या है, गति क्या है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति यानी कि पोजीशन अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस वस्तु को विराम में कहते हैं। यानी कि समय बढ़ रहा है लेकिन जो वस्तु जहाँ पर है वहीं पर रहा है। ठीक, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्थिति नहीं बदल रही है। ठीक, जैसे हमारा टेबल हो गया, एक जगह है, एक ही जगह रहता है। कमरे का दीवार होगा, जो घर का दीवार है वह फिक्स है तो फिक्स है। पेड़ पौधे हैं वह जहाँ है वहाँ हैं। इस पर यह सब क्या है, विराम अवस्था में यानी कि स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गति कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को गति में यानी कि मोशन में कहते हैं। जैसे चलती हुई गाड़ी, दौड़ता हुआ बालक। हम यहाँ पर गाड़ी केवल नहीं कह सकते हैं, इससे पता नहीं चलेगा कि गाड़ी चल रही है या रुकी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी रुका हो। ठीक, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम चलती हुई गाड़ी, दौड़ता हुआ बालक इत्यादि। नेक्स्ट हमारा गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति कितने प्रकार के होते हैं। तो गति जो हमारे हैं वह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है हमारा रैखिक गति, जिसे हम लीनियर मोशन के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि वह गति जिसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है रैखिक गति कहलाती है। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक। नेक्स्ट हमारा वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, तो वह गति जिसमें वस्तु वृत्त पर, जैसे नाम से ही पता है वृत्तीय गति यानी कि वृत्त पर चलती है यानी गोल गोल। ठीक है, तो वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ठीक है ना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। हमें पता है कि जो सूर्य है उसके चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं वह उसकी परिक्रमा करते हैं, और जो हमारा पृथ्वी ग्रह है इसके चारों ओर पृथ्वी का जो उपग्रह है यानी कि चंद्रमा है वह उसकी परिक्रमा करता है। ठीक, तो यह हमारा कौन सा गति हो गया, वृत्तीय गति। नेक्स्ट है हमारा दोलनी गति, जिसे हम इंग्लिश में ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। इस गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। जैसे झूले की गति, ठीक है ना, तथा दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। ठीक है, दीवार घड़ी जो होता है हमारा उसमें एक पेंडुलम होता है। ठीक, जो समय के साथ एक निश्चित समय पर आता है जाता है, आता है जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा गति हो गया, दोलनी गति हो गया, यानी कि यह दोलन कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा आवर्त गति, जिसे हम इंग्लिश में पीरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों यानी कि इंटरवल्स पर दोहराता है। मैंने उसका समय फिक्स है कि एक निश्चित समय पर आ रहा है जा रहा है। जैसे हमारा झूला की गति हो गया, दीवार के पेंडुलम की गति भी वही होगा, लेकिन
पेंडुलम का जो गति है इस एग्जाम्पल में नहीं दिएगा। इसका कारण यह है कि जो गर्मी के दिन होता है कभी कभी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है उस पर, जिसमें उसके दोलन जो है वह टाइम से ऑन टाइम हो जाता है, यानी उसके टाइम में कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम जनरल वे में कह सकते हैं कि दीवार की घड़ी की जो पेंडुलम है उसकी गति आवर्त गति भी है। ठीक है, यह हमारा सिलाई मशीन के सुई का गति हो गया, वह एक निश्चित समय अंतराल में अप एंड डाउन यानी कि ऊपर और नीचे आता जाता रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है किसी सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति को ज्ञात करना। ठीक है, किसी सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति को पता करना, ज्ञात करना, उसके बारे में उसका वर्णन करना। तो इस स्थिति के लिए हमें मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले कि जिस रेखा पर हम देख रहे हैं उस रेखा पर कोई मूल बिंदु होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा मूल बिंदु से उसकी दूरी और दिशा पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि यहाँ से पटना कितना दूर है, तो आप जन बता सकते हैं कि 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर है। ठीक है ना, लेकिन जब एग्जैक्ट बताना होगा ना तो मूल बिंदु हमें चाहिए, यानी कि एक निश्चित पॉइंट चाहिए कि जो पटना है वह मोतिहारी से 400 किलोमीटर है। इसमें क्या हुआ, मूल बिंदु हमारा मोतिहारी हो गया। ठीक, तो इस संख्या रेखा पर हमें यही दिखाया है, इस संख्या रेखा थोड़ा गड़बड़ हो गया है। 0 यहाँ पर मूल बिंदु है, तो इधर जब ऋणात्मक जाएंगे तो -1 हो जाएगा तथा -2 हो जाएगा। ठीक, फिर इधर +1 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, एग्जिट चलता रहेगा। ठीक है ना, तो संख्या रेखा पर दिखाया गया है कि मूल बिंदु जो हमारा है 0, इधर से अगर दाईं साइड है तो हमारा धनात्मक में लिखेंगे यानी कि प्लस में लिखेंगे, और जब बाईं साइड है तो ऋणात्मक में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दूरी और विस्थापन, यानी कि दूरी यानी कि डिस्टेंस और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है कि जब कोई कण किसी एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाती है तो पथ की पूरी लंबाई कण द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि दूरी क्या है, दूरी क्या है, तो मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ से यहाँ जाती है, फिर यहाँ से यहाँ जाती है, फिर यहाँ से यहाँ जाती है, तो यह हमारे जो पूरे रेखा की लंबाई है वह क्या है, उस वस्तु की दूरी है, तय की गई दूरी है। लेकिन विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जब कोई कण किसी एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाती है तो उसकी पूरी लंबाई, यहाँ पाठ की लिखा गया, उसकी पूरी लंबाई तथा उसकी दिशा दोनों मिलकर कण का विस्थापन है। यानी कि हमारा जो विस्थापन है उसके लिए उसकी दूरी भी आवश्यक है तथा वह किस दिशा में जा रहा है यह भी आवश्यक है। ठीक, तो दोनों मिलकर हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अब शून्य कैसे हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से गया, ठीक, और फिर यहाँ से वापस आ गया और जहाँ से चला था वहीं पे आकर रुक गया। इस परिस्थिति में क्या होगा, जो हमारा विस्थापन होगा वह शून्य हो जाएगा। अब ऋणात्मक और धनात्मक कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने संख्या रेखा देखा था पीछे, संख्या रेखा में अगर वस्तु मूल बिंदु हमने तय कर लिया कि हमारा मूल बिंदु है और मूल बिंदु से बाईं तरफ है, तो यानी कि हम माइनस में लिखेंगे। यानी कि अगर कहीं दिया हुआ है कि हमारा निगेटिव में है विस्थापन, यानी कि हम क्या समझेंगे कि मूल बिंदु से बाईं तरफ है क्या, कण की स्थिति जो हमारा क्या है, मूल बिंदु से बाईं तरफ है जहाँ पर वस्तु चलकर गया है। ठीक, यानी कि कण चलकर गया है। अगर धनात्मक है यानी कि वह दाईं तरफ है। ठीक, लिखा है नोट में, जब कोई कण किसी सरल रेखा पर चलता है तो उसके विस्थापन की दिशा को धन या ऋण चिन्ह से बताया जाता है। सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में चलता है तो अब हम धन या ऋण से बता सकते हैं, यानी कि मूल बिंदु रख लिए हैं तो मूल बिंदु के बाईं तरफ हमारा ऋणात्मक चिन्ह हो गया और मूल बिंदु के दाईं तरफ हमारा धनात्मक चिन्ह हो गया। ठीक, परंतु जब कोई कण किसी एक वक्र रेखा पर चलता है, वक्र यानी कि कर्व रेखा पर चलता है, ठीक, चलता है, तो उसके विस्थापन की दिशा को धन या ऋण का चिन्ह नहीं दिया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि किसी प्रारंभिक स्थिति से अनंत दिशाएं हो सकती है। अब यहाँ से
एक दिशा तो थोड़े है, इधर भी जा सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर इधर बहुत सारी दिशाएं हैं, ठीक है। तो कर्व स्थिति में हम निगेटिव पॉजिटिव यानी कि धनात्मक ऋणात्मक नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चैप्टर आज गति था, इसके आप रिलेटेड जो आपका दिया हुआ है, हमने जो पढ़ा है उसको आप पढ़ेंगे और इसके आगे आप अपने एनसीईआरटी के बुक से पढ़ेंगे। तो हम आगे जो हमारा सिलेबस होगा उसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी तथा स्केलर क्वांटिटी SCALAR यानी कि सदिश राशि तथा अदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो चाल है, वेग है, ठीक है, और विस्थापन है, इन सब के ग्राफ को देखेंगे। उसके बाद हम लोग इन सब के जो फार्मूलाज होते हैं, सूत्र होते हैं, जिसके आधार पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले हम सूत्र को देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए आज की क्लास का हम यहीं पे द एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। और आपसे एक बार विनती करते हैं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।